स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बस रिलीज ही होने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना उससे पहले पीटर पार्कर की एमसीयू जर्नी को एक बार फिर से याद कर लिया जाए। लेकिन ये कोई नॉर्मल रिकैप वीडियो नहीं होने वाला। आई मीन रिकैप रहेगा, इसमें तुमको पूरी स्टोरी पता चलेगी, लेकिन मैं अपने पर्सपेक्टिव से इस कहानी को सुनाऊंगा कि मुझे इस कैरेक्टर के बारे में क्या फील होता है, मुझे क्या इंटरेस्टिंग लगता है। ये इस वीडियो का मेन फोकस रहेगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बिना किसी देरी के हीरोगिरी शुरू करते हैं। सब कुछ शुरू होता है यूट्यूब वीडियो से। टोनी स्टार्क को एक ग्रेनी सी फुटेज मिलती है जिसमें एक मास्क पहना हुआ बच्चा अपने हाथों से स्पीडिंग कार को रोक देता है। बस इतना देखना ही काफी था। टोनी सीधा क्वींस पहुंच जाता है और पीटर पार्कर के घर जाके उससे एक सिंपल सा क्वेश्चन करता है, ये सब तुम करते क्यों हो? पीटर का जवाब काफी सिंपल लेकिन पावरफुल होता है। वो कहता है, अगर तुम्हारे पास किसी की हेल्प करने की पावर हो और तुम कुछ ना करो, फिर जो बुरा होता है उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और यही तो स्पाइडरमैन की कोर है। आई मीन यहाँ पर उन्होंने बिना किसी अंकल बेन को स्क्रीन पर मारे ये कह दिया कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद टोनी उसे एक नया सूट देता है और साथ ले जाता है जर्मनी सिविल वॉर की एयरपोर्ट फाइट में। और ऑनेस्टली पीटर के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। कल तक जो बंदा क्वींस की गलियों में चोरों को पकड़ रहा था, आज वो कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और विंटर सोल्जर जैसे लेजेंड्स के साथ में खड़ा है और फाइट कर रहा है। एयरपोर्ट फाइट में उसकी एक्साइटमेंट हर सीन में भी दिखती है। बकी का मेटल आर्म पकड़ के वो जो कहता है दैट इज ऑसम डूड, या फिर वो एंटमैन को रोकने के लिए द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक का रेफरेंस देता है। ये सब कुछ कितना इंटरेस्टिंग है। पीटर पूरी फाइट को ऑलमोस्ट एक फैन बॉय की तरह एंजॉय कर रहा होता है यहाँ पे। लेकिन इस फाइट के बाद में ना असली ड्रीम शुरू होता है उसका। अब वो सिर्फ नेबरहुड स्पाइडरमैन बन के नहीं रहना चाहता, अब उसे अवेंजर बनना होता है। लेकिन देखा जाए तो इस ड्रीम ने ही उसकी लाइफ को इतना उथल पुथल किया है, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सिविल वॉर के बाद पीटर वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। सुबह स्कूल है, स्पेनिश क्विज है और घर जाके नेड के साथ लेगो डेथ स्टार बनाना। बाहर से सब नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन पीटर का दिमाग ना अभी भी जर्मनी की उस एयरपोर्ट फाइट में ही अटका हुआ है। एक बार एवेंजर्स के साथ लड़ने के बाद अब उसे ये जो क्वींस में छोटे मोटे क्राइम्स होते हैं ना, ये उतने एक्साइटिंग नहीं लग रहे होते। इसलिए वो बार बार हैप्पी हॉगन को कॉल भी करता रहता है, बस इस उम्मीद में कि शायद कोई नया मिशन मिल जाए। और तब एंट्री होती है एड्रियन टूम्स की, यानी कि हमारा वल्चर। इस विलन की सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि वो दुनिया पे तो राज नहीं करना चाहता, जो कि उसके लिए पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन उसके साथ जो हुआ उसके बाद वो बस सिस्टम से बदला लेना चाहता है। न्यूयॉर्क वाली एवेंजर्स बैटल के बाद उसकी कंपनी को क्लीन अप का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन डैमेज कंट्रोल ने आके सब कुछ अपने हाथ में ले लिया और टूम्स का बिजनेस देखते देखते खत्म ही हो गया। तब उसने वही बची हुई एलियन टेक्नोलॉजी को ब्लैक मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। और ये जो पैटर्न है ना, ये एमसीयू में बार बार देखने को मिलता है। अवेंजर्स तो बड़े थ्रेट को रोक देते हैं, लेकिन उसके बाद जो मैस होता है, उसके बाद जो गलतियां हुई होती है, उससे स्पाइडरमैन जैसे हीरोज को भिड़ना होता है। तो यहाँ पर पीटर पार्कर बिना किसी हेल्प के वल्चर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी साफ दिखाई देती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो फेरी वाला सीन है। आई मीन वहां पर उसने मेहनत तो पूरी करी थी, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल करने के चक्कर में वो पूरी फेरी को ही दो हिस्सों में तोड़ देता है। अगर टोनी टाइम पे वहां पर नहीं आता तो बहुत सारे लोग मर जाते। उसके बाद टोनी का पेशेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है। वो पीटर से सूट वापस ले लेता है और एक लाइन कहता है जो शायद पीटर को बहुत ज्यादा चुभ गई होगी, इफ यू आर नथिंग विदाउट दिस सूट देन यू शुडंट हैव इट। और इसके बाद आता है पूरी फिल्म का सबसे बेस्ट सीन। पीटर एक वेयरहाउस के अंदर कंक्रीट के नीचे दबा होता है। कोई आयरन मैन नहीं है यहाँ पर, एवेंजर्स नहीं है, वो अकेला ही दबा हुआ है और ऐसा काम एड्रियन टूम्स ने किया है। वो पहले तो डर के मारे रो पड़ता है और हेल्प के लिए चिल्लाता भी, लेकिन कुछ देर बाद में वो खुद को संभाल लेता है। वही पीटर जो कुछ सेकंड्स पहले हेल्पलेस लग रहा था, अपनी पूरी ताकत लगा के वो सारा कंक्रीट मलबा हटा देता है। उसी मोमेंट पे पीटर को समझ आ जाता है कि स्पाइडरमैन उस सूट की वजह से नहीं है, सूट स्पाइडरमैन की वजह से है। और फिर वो वल्चर को हरा देता है, और सिर्फ हराता नहीं है, उसकी जान भी बचाता है। टोनी उसे ऑफिशियली एवेंजर्स ज्वाइन करने का ऑफर देता है, जो कुछ महीने पहले तक उसका सबसे बड़ा ड्रीम भी था। लेकिन इस बार पीटर पार्कर मना कर देता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका है कि फिलहाल उसकी जगह अवेंजर्स टावर में नहीं बल्कि क्वींस की गलियों में ही है। अब बात कर लेते हैं उस मोमेंट की जहां पर स्पाइडरमैन की जर्नी एमसीयू में बिल्कुल पीक पर पहुंच चुकी थी और इसके बाद और भी पीक पर जाने वाली थी। इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत भी पीटर पार्कर के लिए बिल्कुल नॉर्मल स्कूल डे से होती है। वो स्कूल बस में बैठा होता है, तभी अचानक स्पाइडर सेंस ट्रिगर होता है। बस की खिड़की से वो बाहर देखता है और न्यूयॉर्क के ऊपर एक जायंट स्पेसशिप। बस फिर क्या होना था, पीटर तुरंत बस से उतरता है, सूट पहनता है और बिना एक सेकंड सोचे टोनी की हेल्प के लिए निकल पड़ता है। इसी चक्कर में वो स्पेसशिप के अंदर भी पहुंच जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि शिप सीधा स्पेस की तरफ ही जा रहा था। अब यहाँ पर उसके लिए सांस लेना मुश्किल होने लगता है। टोनी उसके लिए आयरन स्पाइडर सूट एक्टिवेट कर देता है और पहली बार पीटर को एक ऐसा सूट मिलता है
जिसका तो वो ड्रीम ही देखता होगा। तो यहाँ पर ना पीटर पार्कर से मैं और बाकी की ऑडियंस भी काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पा रही हो कि मतलब वो चीज़ें मिलना जिनके लिए आप मतलब बचपन से एक्साइटेड रहते हो कि यार एक गेमिंग पीसी हो, एक ये चीज़ें हो, वो चीज़ें हो, और पीटर पार्कर वो सब अचीव करते जा रहा था। तो पीटर पार्कर की अचीवमेंट ना सिर्फ पर्सनल सक्सेस जैसी लग रही थी। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। टाइटन पर पहुंचने के बाद भी ना पीटर पार्कर की इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होती इस फिल्म में। डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन और गार्जियंस के साथ मिलकर वो थैनोस को रोकने की पूरी कोशिश करता है। और जब एबनी मॉ से डील करने की बारी आती है ना, तब भी उसका वो जो मूवी नर्ड वाला दिमाग है वही काम आता है। वो एलियन फिल्म का रेफरेंस देकर एक प्लान सजेस्ट करता है जिससे मॉ को स्पेसशिप के बाहर वैक्यूम में फेंक दिया जाता है। इस पॉइंट पर तो पीटर पार्कर अपनी वही एनर्जी के साथ में लड़ रहा था जैसा वो सिविल वॉर में लड़ा था पहली बार अवेंजर्स के साथ में। लेकिन इसके बाद में होती है ट्रेजेडी, क्योंकि थैनोस स्नैप कर देता है। और ये मोस्ट प्रोबेबली एमसीयू के सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स में से एक है, जब टोनी के हाथों में पीटर पार्कर गायब हो जाता है। ऑल्दो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये थी कि मतलब पीटर पार्कर का जो स्पाइडर सेंस है वो पहले ही बताते, पीटर टिंगल कहते हैं इसे एमसीयू के अंदर, उसको पहले ही बता देता है कि कुछ गलत होने वाला है। और वो एक आइकॉनिक लाइन कह जाता है कि मिस्टर स्टार्क, आई डोंट वांट टू गो। और ये जो पर्टिकुलर डेथ थी, मतलब इसको जो भी तुम मानो, इसने ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था, लेकिन इस स्टोरी को, एमसीयू की इस स्टोरी को भी बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट किया था, क्योंकि यहीं से तो टोनी स्टार्क को आइडिया आया था टाइम ट्रैवलिंग का। 5 साल बाद हल्के स्नैप के साथ पीटर वापस आता है, और वापस आते ही सीधा दुनिया की सबसे बड़ी बैटल में उतर जाता है। उसे समझने का भी टाइम नहीं मिलता कि हुआ क्या है यहाँ पे, बस एक ही काम है कि थैनोस को रोकना है। बैटल के बीच पीटर नैनो गॉन्टलेट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की भी जिम्मेदारी लेता है। और फिर आता है वो मोमेंट जिसका शायद टोनी और पीटर दोनों 5 साल से इंतजार कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। आई मीन पीटर तो क्या 5 साल से इंतजार कर रहा था, उसको तो कुछ पता भी नहीं कि क्या हुआ। लेकिन ये फर्स्ट टाइम होगा जब टोनी सिर्फ उसके कंधे पे हाथ नहीं रखता है, वो पीटर को गले भी लगा लेता है, जैसा पहले बहुत बार मूवमेंट बना था उनके बीच में, लेकिन टोनी ऐसा नहीं सोचता था। पर ऑब्वियसली ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं है। टोनी इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके थैनोस और उसकी पूरी आर्मी को हमेशा के लिए खत्म तो कर देता है। एवेंजर्स की जीत तो हो जाती है, लेकिन टोनी अपनी जान दे देता है। और एक बार फिर से हमें स्पाइडरमैन एक आइकॉनिक मूवमेंट देता है। मतलब जितने भी आइकॉनिक मूवमेंट्स हैं उसमें ज्यादातर तो स्पाइडरमैन के ही है एमसीयू में। जब टोनी स्टार्क की डेथ होती है तो वो टोनी स्टार्क के पास बैठता है और रोता है। और ये फ्रेम यार बहुत ही इमोशनल फ्रेम है ये। अब मुझे तो बिल्कुल ही नॉस्टैल्जिया होने लग गया अब। तो यार फिल्म के आखिरी सीन यानी कि फ्यूनरल में आयरन मैन की कहानी तो खत्म होती है, लेकिन वहीं से पीटर की लाइफ का एक नया चैप्टर भी शुरू हो जाता है। उसकी लाइफ में पहली बार उसका मेंटोर टोनी स्टार्क अब नहीं रहा। उसके पास में ना कोई बैकअप प्लान है, ना ही कोई गार्जियन है। वो अब अकेला रह चुका है। तो टोनी के जाने के बाद ना मतलब सारी दुनिया देख तो रही होती है स्पाइडरमैन की तरफ कि क्या भाई ये अगला आयरन मैन बन सकता है, क्या ये आयरन मैन की जगह ले सकता है। लेकिन पीटर पार्कर खुद इस सवाल से बहुत दूर भाग रहा होता है। वो मतलब थक ही चुका होता है बिल्कुल। टोनी को खोने का दर्द अभी भी उसके साथ में ही है, इसलिए इस बार उसे थोड़ा ब्रेक चाहिए और वो जाता है यूरोप ट्रिप पे एमजे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और हिम्मत करके उसे अपनी दिल की बात भी बोलना चाहता है। लेकिन पीटर की लाइफ कब प्लान के हिसाब से चली है भाई। निक फ्यूरी बीच में आ जाता है और उसकी पूरी ट्रिप एक नए मिशन में बदल जाती है। यही एंट्री होती है क्विंटन बेक यानी मिस्टीरियो की। अब देखो ऑडियंस को, पीटर पार्कर को, सबको ना क्विंटन बेक बिल्कुल एक हीरो जैसा लगता है। कॉन्फिडेंट है, पावरफुल है, एक्सपीरियंस्ड है। पीटर भी उस पर भरोसा कर ही लेता है। लेकिन असली कहानी ऑब्वियसली कुछ और होती है। तो बैक एक फ्रॉड निकलता है। वो एडवांस होलोग्राम टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स का यूज करके फेक अटैक्स क्रिएट करता है, फिर खुद ही उन्हें रोककर हीरो बन जाता है। और पीटर जो अभी ये मानता है कि वो टोनी स्टार्क की लेगेसी के लायक नहीं है, उसी बैक को एडिथ ग्लासेस दे देता है। ओ गॉड, ये इतना फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट था। शायद उसे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के पास ज्यादा सेफ रहेगी। जब पीटर को सच पता चलता है तब बैक उसे फिजिकली नहीं मेंटली भी तोड़ ही देता है ऑलमोस्ट। मतलब इल्यूजन्स पे इल्यूजन्स फेंकता है उसके ऊपर। और उन्हीं में एक ज़ॉम्बी आयरन मैन का वो डिस्टर्बिंग सीन भी होता है जो पीटर के गिल्ट को सामने ही ले आता है। लेकिन लंदन की फाइट में ना पीटर पार्कर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीख जाता है। इस बार वो टेक्नोलॉजी या गैजेट्स पर भरोसा नहीं करता, वो बस अपने पीटर टिंगल पर ट्रस्ट करता है। और वही ट्रस्ट उसे मिस्टीरियो के सारे इल्यूजन्स के पार देखने की मतलब एबिलिटी देता है। अब यहाँ पर पीटर पार्कर बैक को हरा देता है तो लगता है कि ओके सब कुछ ठीक है। लेकिन मिस्टीरियो जो आखिरी चाल चलता है उसने पीटर की लाइफ को आज तक इम्पैक्ट कर रखा है। मरने से पहले वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर जाता है जिसमें स्पाइडरमैन को ही विलन बना दिया जाता है। और फिर दुनिया के सामने पहली बार ये रिवील होता है कि स्पाइडरमैन का नाम पीटर पार्कर है। Spider-Man's name is Peter Parker. एक बार फिर से एमसीयू का सबसे आइकॉनिक मोमेंट स्पाइडरमैन के नाम। तो रिकैप सेट कर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वो मोमेंट था, वो टाइम था, मतलब नो वे होम से पहले और फार फ्रॉम होम के रिलीज के बाद, जब मैंने चैनल बनाया था मेरा सुपर हीरो प्रो। और वो बहुत सही ग्रो कर रहा था वो। आई मीन
मैंने लगभग 7-8 महीने में कुछ 100 के सब्सक्राइबर्स कर लिए थे और तब एक्साइटमेंट ना बिल्कुल पीक पे थी कि आखिर आखिर नो वे होम में क्या होगा, कैसे स्पाइडरमैन इस चीज़ को हैंडल करेगा। और तब थ्योरीज पे थ्योरीज हम बनाते थे। अभी कोइंसिडेंस था या पता नहीं क्या था, लेकिन मैंने स्पाइडरमैन नो वे होम के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि इस फिल्म में क्या हो सकता है, और रिलीज के बाद पता चला था कि ओके, मैंने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट ही बता दी थी। सो यस, काफी एक्साइटिंग टाइम था वो भी। Destiny, you know what I want to be. पीटर पार्कर की आइडेंटिटी दुनिया के सामने आने के बाद उसकी लाइफ ऑलमोस्ट उल्टी ही हो जाती है, और चेंज सिर्फ उसकी लाइफ में नहीं आता बल्कि एमजे, नेड और आंट मे की लाइफ भी बहुत बदल जाती है। अब यहाँ पर एमजे और नेड को दोनों को एमआईटी में एडमिशन सिर्फ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो पीटर पार्कर के बहुत क्लोज फ्रेंड्स है। पीटर को लगता है कि इसकी वजह से उसने अपने लोगों की लाइफ को खराब कर दिया, और इसी गिल्ट में वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है। तो यहाँ पर प्लान ना सिंपल था, बस इतना कि दुनिया भूल जाए कि स्पाइडरमैन का असली नाम पीटर पार्कर है। लेकिन स्पेल के बीच पीटर को याद आता है कि कुछ लोगों को तो सच पता होना चाहिए। कभी एमजे, कभी नेड, कभी आंट में, हर बार वो स्ट्रेंज को बीच में रोक देता है, और उसी गलती की वजह से मल्टीवर्स के दरवाजे खुल जाते हैं। एक एक करके वो विलन्स इस दुनिया में आने लगते हैं जिन्होंने पहले अपनी अपनी यूनिवर्सेस में स्पाइडरमैन की लाइफ हमेशा के लिए बदल दी थी। ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस, इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लेजर्ड। आंट में का ये मानना है कि अगर किसी को बचाया जा सकता है, चाहे वो विलन हो या कोई भी, उसको मरने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर उसे बचाया जा सकता है, उसका चांस है, तो यू शुड ट्राई इट। और पीटर भी वही रास्ता चुनता है। वो इन सबको क्योर करने की कोशिश करता है, लेकिन हर सही डिसीजन उस समय सही रिजल्ट दे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ग्रीन गॉब्लिन दोबारा कंट्रोल में आ जाता है और उस अटैक में वो आंट मे को मार देता है। पीटर को हमेशा के लिए आंट में छोड़कर चली जाती है। मरने से कुछ पल पहले वो पीटर को बस एक बात कहती है, You have power, and with great power, there must also come great responsibility. वंस अगेन हमें देखने को मिलता है एक ग्रेट फ्रेम और एक बहुत ही इमोशनल मूवमेंट, इमोशनल पीक स्पाइडरमैन मूवमेंट एमसीयू के अंदर। तो मे के जाने के बाद पीटर पार्कर पूरी तरह टूट ही जाता है। उसे सिर्फ ग्रीन गॉब्लिन से बदला चाहिए होता है, और शायद उस वक्त अगर उसे कोई रोकने वाला नहीं होता तो वो सच में ग्रीन गॉब्लिन को मार देता, और उसकी पर्सनैलिटी हमेशा के लिए बदल जाता। आई मीन बैटमैन बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता पीटर पार्कर से। लेकिन उसकी लाइफ में तब आते हैं दो और पीटर पार्कर, एक जिसने अंकल बेन को खोया था और एक जिसने ग्वेन स्टेसी को खोया। तो भी मगवायर और एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन सिर्फ फैन सर्विस बन के नहीं आते। आई मीन काफी फैन सर्विस तो थी, लेकिन वो टॉम हॉलैंड की पीटर पार्कर को वही सपोर्ट देते हैं जो उस वक्त उसे सबसे ज्यादा चाहिए था। वो उसे याद दिलाते हैं कि स्पाइडरमैन बदला लेने के लिए नहीं बना है यार, स्पाइडरमैन हर बार गिरने के बाद भी सही काम करने के लिए बना है। फाइनल बैटल में पीटर के पास ग्रीन गॉब्लिन को खत्म करने का पूरा मौका होता है, लेकिन आखिरी पल में वो रुक जाता है। बदले की जगह वो क्योर चूज करता है, और शायद वही मोमेंट था जब वो सच में स्पाइडरमैन बन गया। लेकिन प्रॉब्लम अब भी बाकी थी। मल्टीवर्स टूट रहा था, और उसे रोकने का सिर्फ एक तरीका बचा था, और वो तरीका बड़ा बेकार था। वो तरीका ये था कि दुनिया पीटर पार्कर को भूल जाए, सब कुछ, उसका नाम, उसका चेहरा, उसकी लाइफ। इसके बाद स्पेल कंप्लीट होता है, और उसके बाद पीटर एमजे से मिलने जाता है। वो चाहता है कि सब कुछ दोबारा बता दे, लेकिन जब वो एमजे को देखता है, उसके सर पर वो छोटा सा स्कार दिखता है उसे, जो उसी लड़ाई की याद दिलाता है जिसमें पीटर पार्कर ने उसे घसीट लिया था। उसी मोमेंट पर पीटर पार्कर एक डिसीजन लेता है। वो कुछ नहीं बताता, बस मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। फिल्म के आखिरी कुछ मिनट्स में हम एक बिल्कुल नए पीटर पार्कर को देखते हैं। छोटा सा उसका अपार्टमेंट है, कोई स्टार्क टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई अवेंजर्स नहीं है उसके पास में, हैप्पी, नेड, एमजे कोई से जानता नहीं है। उसके हाथों में बस एक नया रेड और ब्लू कलर का सूट है, और शायद इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि नो वे होम किसी ट्रिलॉजी का एंड कम और एमसीयू की स्पाइडरमैन की असली ओरिजिन स्टोरी ज्यादा है। अब पीटर पार्कर के पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, सिर्फ एक चीज बची थी, स्पाइडरमैन बनना। यार सोचो, पीटर पार्कर ने इस जर्नी में क्या कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया। आई मीन टोनी स्टार्क चला गया, आंट मे चली गई, उसके बाद में आप कोई उसे पहचानता नहीं है, उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो चुकी है, नोबडी केयर्स अबाउट हिम। और इसने ये सब कुछ किस लिए किया? ताकि बाकी लोग सेफ रह सके, ये यूनिवर्स सेफ रह सके। इसलिए मुझे लगता है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे सिर्फ एक नई स्पाइडरमैन फिल्म नहीं है, ये उस पीटर पार्कर की कहानी का अगला चैप्टर है, जिसने हर बार जिंदगी से हार खाई लेकिन कभी हार मानी नहीं। और ऑनेस्टली इसीलिए मैं इस फिल्म के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं। तो यार यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, मिलते हैं अब ब्रांड न्यू डे के रिव्यू में, रामायण के ट्रेलर रिएक्शन में, रामायण के ट्रेलर ब्रेकडाउन में, और ब्रांड न्यू डे की और कई सारी वीडियोस में, डूम्सडे की वीडियोस में। और हाँ, जो सिनेमा पे मैं बाकी वीडियोस लाते रहता हूँ वो भी आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वन।